अस्सलामुअलैकुम वीवर। जिस वीडियो में हम तमाम टेंसेस को कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पॉज करके डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए नोट्स एक मरतबा स्टडी कर लें, क्योंकि मैं समझता हूँ नोट्स के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर आपको उनका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर नहीं है तो टेंसेस को आप ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे। हमारे जो पुराने व्यूवर्स हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। वो वीडियो को यहाँ से फॉरवर्ड करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नए व्यूवर्स को थोड़ा सा गाइड कर दूं। व्यूवर्स, हम इस वक्त अपने चैनल पर स्टडी कर रहे हैं टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को। अगर आप फर्स्ट टाइम टेंसेस सीख रहे हैं या आपको टेंसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस हैं वो देखना चाहिए। बात इस तरह से है कि हर एक टेंस के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई गई है, बड़ी डिटेल के साथ रूल्स एंड एग्जांपल की मदद से सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर किए गए हैं, कवर किया गया है सब कुछ। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। 12 टेंसेज हैं तो 12 वीडियोज़ हैं, लेकिन मेथडोलॉजीज़ जो हैं वो 2 रखी गई हैं। यानी एक दफ़ा हमने एक मेथडोलॉजी से पढ़ाया टेंसेज को, फिर दूसरी मेथडोलॉजी से। तो इट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि एक टेंस के ऊपर 2 वीडियोज़ हैं, लेकिन दोनों मेथडोलॉजीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक कर लेने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो इट्स गुड, लेकिन अगर आप दोनों कर ले तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी भी की जाए वो आपके लिए बेहतर ही है। अब ये 2 सीरीज़ हैं तो 12 वीडियोज़ हर एक मेथडोलॉजीज़ की, इनको कंबाइन करके यानी कंबाइंड वीडियोज की शक्ल में भी कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर रख दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो लोग कोर्स कर रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा सूट करता है, ये इजी होता है कि एक ही टॉपिक का सारा मटेरियल एक ही वीडियो में अगर उनको एक जगह पे अवेलेबल हो जाए, तो लिहाजा उनको भी अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। तो इस तरह ये टोटल 12 टेंसेज हैं, तो 2 वीडियोज़ फॉर ईच 24 प्लस 2 कंबाइंड वीडियो 26 वीडियोज़ बन जाती हैं। उसके बाद हम आते हैं कंपैरिजन वाली सीरीज़ में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम कंपैरिजन कर क्यों रहे हैं। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये करना चाहिए। उसकी वजह है कि टेंसेज एक ऐसी चीज़ है कि ये मिलते जुलते हैं, इनमें स्ट्रक्चर इनका सेम होता है तकरीबन। इनमें कुछ चीज़ें वेरी कर रही होती हैं जिनको आपने जहन में रखना होता है। तो चूंकि चीज़ें इनकी मिलती जुलती हैं, जो नया बंदा होता है, नया जो स्टूडेंट है वो सीख रहा होता है, तो वो कंफ्यूज रहता है क्योंकि चीज़ें मिक्स हो रही होती हैं उसके माइंड के अंदर। तो अगर तमाम के तमाम टेंसेज इकट्ठे एक जगह पे उनको कंपेयर करके स्टडी किया जाए, सारे टेंसेज आपके सामने हो, तो समझने में सीखने में आसानी रहती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, एम्बिग्विटीज कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है, कॉन्सेप्ट जो कंक्रीट हो जाता है। सबसे बढ़कर फ़ायदा जो है वो ये होता है कि रिटेंशन इंप्रूव हो जाती है, स्टूडेंट्स की चीज़ें मेमोराइज कर लेते हैं अच्छी तरह से। जो मिक्स हो रहा होता है बार बार उनके माइंड में, वो दोबारा मिक्स नहीं होता क्योंकि एक स्केच उनके सामने सारा आ जाता है। तो इसलिए मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि आपको बेसिक वीडियोस करने के बाद कंपैरिजन वाली वीडियोस भी ज़रूर करनी चाहिए। अब कंपैरिजन का भी आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से है। देखें जी, 2 तरह का कंपैरिजन है, एक स्ट्रक्चर वाइज कंपैरिजन है और एक टेंस वाइज कंपैरिजन है। आप इस वक्त टेंस वाइज कंपैरिजन देख रहे हैं। अब स्ट्रक्चर वाइज और टेंस वाइज कंपैरिजन में बस बेसिकली हमने वीडियोस का फॉर्मेट चेंज किया है। ये जो स्लाइड है इसमें थोड़ा फॉर्मेट बदल दिया है, तो उसमें आप जब वो देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि उसका भी फायदा है, इसका भी फायदा है। यानी वो 2 आप डिफरेंट फॉर्मेट में जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो लर्निंग भी बेहतर होती है और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कंक्रीट हो जाता है। यानी वो फिर आप हिलेंगे नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो वो भी ज़रूरी है। अच्छा, हमने अब पर्सन वाइज फिर वीडियो को ऑर्गेनाइज किया है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन में एक ही वीडियो है फर्स्ट सिंगुलर और प्लूरल की, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। तो 5 वीडियोस फॉर ईच, यानी स्ट्रक्चर वाइज कंपैरिजन की भी और आपका जो है टेंस वाइज कंपैरिजन। तो 10 वीडियोस होगी, एक इंट्रोडक्टिव वीडियोस है, 11 वीडियोस की जी जनाब ये सीरीज है। और इनको भी फिर 2 सब सीरीज बनाई गई हैं टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से। एक 5 मिनट वाली सीरीज है, एक 20 मिनट वाली सीरीज है। आप इस वक्त 20 to 30 मिनट वाली सीरीज देख रहे हैं। ये इसलिए किया गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टेंसेज अच्छी तरह से आते हैं, उनको जस्ट एक क्विक रिव्यू चाहिए होता है, तो उनका टाइम सेव करने के लिए 5 मिनट वाली वीडियो है जिसके अंदर मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, जस्ट वीडियो को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। और जो 20 to 30 मिनट वाली वीडियो जिसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त, तो इसमें फिर मैं ये सारी चीज़ें थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, आपको रूल्स भी बताऊँगा, फार्मूलाज बताऊँगा। तो इसलिए ये 20 to 30 मिनट वाली वीडियो है। तो बेसिकली हर बंदे की जो है वो लर्निंग रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो इसलिए हर तरह के जो व्यूवर्स होते हैं उसको अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। उसकी रिक्वायरमेंट के तहत वीडियोस को बनाया गया, सीरीज को अरेंज किया गया। और कोशिश मेरी यही रही है, मेन एम्फेसिस मेरा हमेशा इस चीज़ पर रहा कि लोगों का टाइम सेव किया जाए, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनको वो चीज़ मिल जाए उसी लिहाज से, तो फालतू चीज़ों में उनका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो चलें अब हम आते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। इसमें ये हम थर्ड पर्सन सिंगुलर वाली वीडियो है, या आप कह लें कि ये हमारी 10th वीडियो है, सेकंड लार्ज वीडियो है, और टेंस वाइज हम कंपैरिजन कर रहे हैं। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट जो है आता है, या इसके अलावा कोई भी आप जो है नेम यूज़ कर सकते हैं, जैसे अली है, आलिया है, वगैरह वगैरह।
तो या कोई बेजान चीज़ है सिंगुलर, तो उसके लिए भी आप थर्ड पर्सन जो है वो सिंगुलर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है उसके लिहाज से हम देखेंगे, बाकी पर्सन्स के लिए आप दूसरी वीडियोस देखेंगे, और तमाम वीडियो जितने भी मैंने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो के अंदर, उन तमाम वीडियोस के जो लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए गए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ मैं आपको बता दूं, ये कॉलम है एंड रोज हैं। कॉलम के अंदर जो मेन आपके टेंसेस हैं, 3 ज़माने जो है मेन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वो दिए गए हैं। इधर आपके रोज के हवाले से आपके जो सब टेंस हैं, या आप कह लें टेंसेस की जो 4 हालतें हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो दी गई हैं। और सेंटेंस की टाइप्स दी गई हैं। आपको पता है सेंटेंसेस की 4 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये वाली 4 टाइप्स जो दी गई हैं इस तरह से, तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि ये कॉलम्स आपके मेन टेंस हैं, मेन ज़माने हैं, 3 कॉलम है, 3 ज़माने हैं, और रोज जो है ये आपके टेंसेस की जो सब कैटेगरीज हैं और उसके जो सेंटेंस की टाइप है उसको एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है ना, हमने उसी के स्ट्रक्चर को मेनली समझना होता है, क्योंकि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है उनको तो हमने ड्राइव करना है पॉजिटिव से ही, और उनका भी मैं आपको एक यूनिवर्सल फार्मूला भी बता देता हूँ। वो अगर आपकी समझ में आ गया तो आपको कभी भी लाइफ में ना तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी, ना आपको ये बार बार बताने की जरूरत होगी। एक ही दफ़ा आपने फार्मूला समझ लेना, वो खुद आप ड्राइव कर लेंगे। बस आपको पॉजिटिव में एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। अच्छा जी, तो पहले मैं आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसका फार्मूला ज़रा बताना चाहूँगा। ये आप ज़रा ब्रेन में बैठा लें इसको अच्छी तरह। देखें जी, हमने जब भी पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हमने सेंटेंस के अंदर नॉट ऐड करना होता है। अब नॉट की पोजीशन बड़ी क्रिटिकल होती है कि सेंटेंस में नॉट आपने किस जगह पे रखना है। अगर आपने उसकी पोजीशन को इधर उधर कर दिया, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो उसके लिए रूल है जी, इसको ज़हन में बैठा लें। अगर आपके सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नॉट को आपने सब्जेक्ट के फौरन बाद रखना है, लिखना है, ठीक है। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने नॉट को यूज़ करना है। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो फिर आपने नॉट के लिए पहला वर्ड लेना है, यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड के बाद नॉट आप यूज़ करेंगे, बाकी वर्ड्स आपके वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। अभी हम करेंगे भी तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब आ गया, हम ये हो गया जी हमारा नेगेटिव। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव के लिए सिंपल सा रूल है कि हमने हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले लेकर आना होता है, और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो होगा, डेफिनेटली अंडरस्टूड है। प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जब आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है। तो इसमें भी जो नेगेटिव में आपको बताया रूल ऑफ फर्स्ट, वही आप यूज़ करेंगे कि जब आपने हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले लेकर आना है तो उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड को सिर्फ उठाना है, बाकी वर्ड उनके वहीं पे वहीं रहेंगे। अब हम आ जाते हैं जी इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। उसमें भी हमने ये जो अभी पढ़ा है इंट्रोगेटिव बनाने वाला, तो पहले हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स है तो हेल्पिंग वर्ब का पहले वर्ड को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। अब हमारा बाद में, चूंकि हमने इसको नेगेटिव भी बनाना है, तो नेगेटिव के लिए मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि अगर सेंटेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नॉट को आपने सब्जेक्ट के बाद यूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे नो डाउट हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब का दूसरा या तीसरा वर्ड बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंस हो गया है हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड को उठाने के बाद मौजूद हैं, लेकिन आपने उनको नहीं देखना, आपने उनको कंसीडर नहीं करना। नॉट आपने सब्जेक्ट के बाद ही लिखना है। आपने यही समझना है कि हेल्पिंग वर्ब चूंकि सब्जेक्ट से पहले चला गया है, बाकी सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो नॉट आपका सब्जेक्ट के बाद आएगा। अगर इस तरह से आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका एक और थंब रूल है। थंब रूल ये है कि जो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, वो कोई भी टेंस है, 12 के 20 टेंसेस के लिए वो यही रूल है कि नॉट आपने हमेशा सब्जेक्ट के बाद ऐड करना है। बाकी कुछ चीज़ों को वो तो चलती रहेंगी ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो इस तरह से याद कर लें। अच्छा, ये जो मैंने रूल बताया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए इसमें थोड़ी एक्सेप्शन है, उनमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। उसमें डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का और पास्ट इंडेफिनिट का, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो फिर हमें थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होता है। नॉट नेगेटिव बनाने का आपको तरीका बताया कि सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है अगर 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 हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ भी हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन उसमें यह है कि ये ख्याल रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हमने नॉट जो है अकेला नहीं यूज़ करना, इनके साथ हमने जो है डू या डज जरूर लगाना है, और पास्ट में डिड लगाएंगे। जैसे कि ये अब ही राइट्स अ लेटर है, इसको हमने नेगेटिव बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉट तो ऐड करेंगे लेकिन साथ में हम डज लगाएंगे, ठीक है। अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा कोई पर्सन है तो फिर डू यूज होगा, फिर डज यूज नहीं होगा। ये भी आपको मैं पढ़ाता हूँ दोबारा फिर। अच्छा, और इसमें भी हमने
ही राइट अ लेटर, तो ही डिड नॉट राइट अ लेटर, तो नॉट हमने सब्जेक्ट के बाद ही रखा हुआ लेकिन साथ में हमने डिड लगाना है। तो ये एक्सेप्शन है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। इसी तरह जब हमने इनको इंट्रोगेटिव बनाना है तो चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है जिसको सब्जेक्ट से पहले लेकर जाया जा सके, तो इसलिए डू या डज आ जाएगा। डू तमाम पर्सन के लिए और डज जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। तो डज पहले आ जाएगा, बाकी वैसे का वैसे स्ट्रक्चर है, एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, और इसमें डिड पहले आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये तो हो गया नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का। इसमें एक अजाफी चीज, एक और जो रूल आपने याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के हवाले से, वो ये है कि पास्ट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, बाकी तमाम में फर्स्ट है। यानी जब भी सेंटेंस के अंदर डिड आ जाए, या आप कह लें नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में भी आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, सिर्फ पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ यूज होगी, ये याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है पॉजिटिव सेंटेंस में। अब एस कहाँ पे करना है और ई एस कहाँ पे करना है? अगर तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके एंड पे ऑलरेडी ई आ रहा है, तो आ रहा है तो आप बस एस ऐड करेंगे, यानी डबल ई नहीं करना आपने। अगर पहले ही ई आ रहा है तो एस ऐड कर देंगे। अगर पहले ई नहीं है, ठीक है, तो फिर आप वहाँ पे क्या करेंगे, उसके साथ आप ई एस जो है वो लगा देंगे। लेकिन ये भी कोई पेट फार्मूला नहीं है। जैसे अब रन है तो रन के एंड पे ई नहीं आ रहा, लेकिन हम उसके साथ ई एस नहीं एस ही लगाते हैं। तो थोड़ा सा ये आपको प्रैक्टिस से जब आप बार बार रीडिंग करते हैं तो ये आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एस कहाँ पे लगाना है हमने और ई एस कहाँ पे लगाना है। लेकिन मोस्टली इसके लिए यही है कि अगर आखिर में ई है तो उसके साथ अंडरस्टूड है कि आपने एस सी लगाना है। अगर ई है तो अंडरस्टूड एस लगाएंगे, ई नहीं है तो फिर आपने थोड़ा गौर करना है कि ई एस लगाना है या एस लगाना है। अच्छा ये इसका है इंडेफिनेट का पॉजिटिव। और उसमें फिर जैसे हमने पास्ट इंडेफिनेट में देखा था कि जब हमने डिड यूज करना है तो वर्ब की फॉर्म जो है वो कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट। इसी तरह इसमें भी ये है कि जब हम इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जारी बात है हम जो है डू यूज करेंगे या डज यूज करेंगे। डज यूज करेंगे हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए, बाकी तमाम पर्सन के लिए डू। तो जब डू डज यूज कर रहे हैं, हम डज यूज कर रहे हैं, तो ये जो एस और ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाया था, फिर हमने ये नहीं लगाना, ना नेगेटिव में, ना इंट्रोगेटिव में, ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। यानी ही राइट्स अ लेटर है तो ये हो जाएगा ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब राइट से राइट बन गया और डज आ गया। आप कह सकते हैं कि जो आपने ई एस वर्ब की फॉर्म के साथ लगाया था वो डू के साथ आ गया, डू का डज बना दिया, तो इसमें डज ही राइट, बाकी भी ऐसे ही है सारा। तो ये जी आपने रूल याद रखना है और उसमें ये ध्यान में रखना है आपने कि जो डू होता है ये एज ए मेन वर्ब भी आता होता है, डू डिड डन, लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। तो लेकिन ये आपको मैंने रूल्स बता दिए हैं बेसिक। अगर ये रूल्स आपके जहन में बैठ गए हैं तो आपके टेंसेस के मेन रूल यही हैं, ठीक है। बाकी कंपैरिजन है, कंपैरिजन में जस्ट में हमने यही देखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा, वर्ब की फॉर्म चेंज हो सकती है या हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकता है, तो उसी को हमने याद कर लेना है। रूल्स यही थे, ठीक है, और इसमें कोई कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं। चलिए आप टेंसेस को कंपेयर करके स्टडी करते हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस की। इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो प्रेजेंट में क्या है जी, ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है। ही रोट अ लेटर, उसने खत लिखा। और ही विल राइट अ लेटर, वो खत लिखेगा। अब इनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है प्लस एस या ई एस है, यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है लेकिन साथ में विल आ गया। अब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर इनका इंडेफिनेट टेंस तकरीबन सेम है, सिर्फ ये है कि ही के बाद विल आ गया और डेफिनेटली एस या ई एस तो लगता ही जो है वो प्रेजेंट डेफिनेट के साथ है, बाकी किसी के साथ लगना नहीं है। तो ही राइट्स अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर, वो खत लिखेगा। यानी ये हमारी पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगी इंडेफिनेट टेंस की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मैंने रूल बता दिया, वो खुद आप ड्राइव कर सकते हैं, बार बार मैं उनको नहीं एक्सप्लेन करूंगा। अब हम आ जाते हैं कॉन्टिन्यूस में। ही इज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा है। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा था। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा होगा। आप देख सकते हैं तीनों टेंसेस में काम जारी है, इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूस कहते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल भी है। तो आप गौर कर सकते हैं कि बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क है। प्रेजेंट में इज है, पास्ट में वाज था, और फ्यूचर में क्या है, विल बी है। अगर ये बाकी जैसे यहाँ पे इज है तो बाकी ये जो है पर्सन जो है वहाँ पे आई में ये एम होगा, ठीक है, और जो आपका प्लूरल होगा उसमें ये
आर होगा, और प्लूरल में ये वाज के बजाय वार होगा। तो बाकी ये स्ट्रक्चर है, वो बाकी पर्सन में आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, जस्ट मैंने आपको एडिशनली थोड़ा बता दिया। तो आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क है। यहाँ पे इज है, यहाँ पे वाज और वहाँ पे विल भी है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, मुझे उम्मीद है कि आप खुद उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आए जी हमारा जो है उसमें ये रिपीट हो गया है, सॉरी आलिया वाला जो है अली, मैंने जस्ट आपको ये बताना चाह रहा था कि आप इसमें कोई भी जो है सिंगुलर नाउन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये लिखते हुए शायद गलती हो गई है, तो ये मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअल में इट्स अ ट्राई यूज़ करना चाह रहा था कि अली हो सकता है, आलिया हो सकता है, वगैरह वगैरह, कोई भी चीज़ यूज़ हो सकती है जी। तो बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव में ही हैज रिटन लेटर, वो खत लिख चुका है या उसने खत लिख लिया है। पास में ही हैड रिटन अ लेटर एट 4 AM, वो 4 बजे खत लिख चुका था या उसने 4 बजे खत लिख लिया था। ही विल हैव रिटन अ लेटर एट 4 PM, वो 4 बजे खत लिख चुका होगा या उसने 4 बजे खत लिख लिया होगा। अच्छा जी, ये जो परफेक्ट टेंस है उसमें फ्यूचर और पास्ट की अगर बात करें, उसमें थोड़ा सा प्रेजेंट से थोड़ा डिफरेंट है। प्रेजेंट में जब आप बात कर रहे हैं ना किसी काम के मुकम्मल होने की, तो वो काम उसी वक्त मुकम्मल हुआ है जब आप बता रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पास्ट में जब आप किसी काम के मुकम्मल होने की बात बता रहे हैं, तो साथ में आपने उस टाइम, उस वक्त को, उस घड़ी को, उस पॉइंट ऑफ टाइम को भी मेंशन करना होता है कि उस वक्त ये काम मुकम्मल हो चुका था। फ्यूचर में जब आप जाते हैं तो फ्यूचर में भी आपको वो पॉइंट ऑफ टाइम बताना पड़ेगा कि इतने बजे उस वक्त पे ये फलां काम जो है ये मुकम्मल हो चुका होगा। तो यहाँ पे ये जो 4 PM है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने नहीं लगाया प्रेजेंट में, पास्ट और फ्यूचर में लगाया। अब 4 PM पास्ट का है पास्ट टेंस में, और 4 PM ये फ्यूचर का है फ्यूचर टेंस के लिए। तो फ्यूचर में डेफिनेटली आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं अभी आएगा, तो फिर ही आप, लेकिन आपको अंदाजा हो रहा है कि इतने बजे ये फलां काम जो है मुकम्मल हो चुका होगा, ठीक है। या आपको एग्जैक्ट पता होता है कि जनाब 2 बजे ख़त्म स्टार्ट होना है तो 4 बजे वो ख़त्म हो गई होगा। तो इसलिए ये अब इसको मैं स्ट्रक्चर की हम देख सकते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो परफेक्ट टेंस प्रेजेंट वाला है उसमें हैज़ है हेल्पिंग वर्ब, और जो आपका पास्ट है उसमें हैड है, और जो आपका फ्यूचर है उसमें विल हैव है। तो बाकी सारे का स्ट्रक्चर ठीक है, यहाँ पे हैज़ है, हैव, और यहाँ पे विल हैव है। हेल्पिंग वर्ब चेंज हुए हैं, बाकी स्ट्रक्चर में कोई वेरिएशन नहीं है। तो अब मेरा ख्याल आपको ये समझ आ रही होगी कि क्यों मैं इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि आपको टेंसेस को कंपेयर करके भी ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि जब कंपेयर करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि एक्चुअल में डिफरेंस है क्या, डिफरेंट जो टेंसेस हैं उनके स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो यहाँ पे अब हेल्पिंग वर्ब भी वेरी कर रहा है। अच्छा जी, तो इसमें ही हैज़ रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुका है। ही हैड रिटन अ लेटर एट 4 PM, 4 बजे वो खत लिख चुका था। ही विल हैव रिटन अ लेटर एट 4 PM, 4 बजे वो खत लिख चुका होगा। अब आ जाते हैं जी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है ये प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए, इनमें थोड़ा सा मैं आपको फ़र्क बता दूं कि मेनली क्या होता है। देखें जी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप किसी काम का स्टेटस बता रहे होते हैं कि वो काम जारी है, और साथ में आपने ये बताना होता है वो काम कब शुरू हुआ था। अब इसमें अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के लिए मसला नहीं है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो उसमें मसला नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से बताता हूँ। फ़र्ज़ करें दोपहर के 12 बजे हैं और इस वक्त आप खड़े हुए हैं और आप किसी मैच का स्टेटस बताना चाह रहे हैं। तो आप ये कहते हैं कि जी मैच जनाब जारी है, इस वक्त जारी है। 12 बजे आप जिक्र कर रहे हैं किसी से मैच के बारे में और कह रहे हैं मैच जारी है। मैच शुरू कब हुआ था? 9 बजे शुरू हुआ था, ठीक है। अब मैच पास्ट में शुरू हुआ और अभी इस वक्त जब आप बता रहे हैं काम जारी है, तो इस सिचुएशन को ज़ाहिर करने के लिए आप टेंस यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और टाइम और कोई काम कब शुरू हुआ था इस टाइम को रिफर करने के लिए आप यूज़ करते हैं सिंस या फॉर। जब आपको एग्जैक्ट टाइम पता हो जब काम शुरू हुआ है, यानी 2 बजे, 4 बजे, सुबह, शाम, कल, टुमेरो, ठीक है, या आप कह लें कि जो है उसे कह लें 1912, 1913, यानी आपको एग्जैक्ट टाइम का पता, तो फिर उसके लिए सेंस यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, पीरियड ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट है जस्ट के ड्यूरेशन कितना है, तो फिर उसके लिए आप फॉर यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा है कि 9 बजे से मैच शुरू, तो उसके लिए सिंस 9 o'clock होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 2 घंटे से मैच शुरू है, तो फिर आप ये कहेंगे फॉर 2 hours, ठीक है। या 2 हफ्ते से, 2 महीने से, 2 साल से, 1 हफ्ते से, तो सब के लिए फॉर यूज़ होगा। जब पीरियड ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट है तो फिर फॉर यूज़ होगा, बाकी के लिए सिंस यूज़ होगा। लेकिन अब इसमें आपने ये बात ज़हन में रखनी है
कि एक्चुअली प्रेजेंट के अलावा आप 2 पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं। प्रेजेंट में एक इसलिए है कि जब आप बता रहे हैं काम का स्टेटस, वो तो उसी वक्त बता रहे हैं जब जिक्र कर रहे हैं आप, ठीक है। अभी 12 बजे खड़ा हूँ तो 12 बजे मैं बता रहा हूँ कि 9 बजे से मैच जारी है और अभी भी जारी है, ठीक है। लेकिन पास्ट में आपने दोनों पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन करना है। एक पॉइंट ऑफ टाइम वो है जहाँ पे आप एक्शन का, काम का स्टेटस बता रहे हैं कि काम जनाब इस वक्त इतने बजे जारी था, अब था चूंकि पास था। और दूसरा आपने बताना है कि शुरू कब हुआ था। जैसे मतलब अभी 12 बजे का टाइम है तो मैं कहता हूँ कि जनाब 11 बजे मैच जो है वो चल रहा था, 11 बजे मैच चल रहा था, शुरू कब हुआ था, 9 बजे शुरू हुआ था। तो अब वो 11 बजे वाला जो मैंने सिचुएशन बतानी है कि 11 बजे मैच जारी था, 9 बजे शुरू होके, तो उसके लिए मैं कौन सा यूज करूँगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अच्छा, फ्यूचर में थोड़ी सी वेरिएशन है जी पास्ट से। पास्ट में तो ये है कि जहाँ पे काम शुरू हुआ और वो वाला पॉइंट जहाँ पे आप काम का स्टेटस बता रहे हैं, वो दोनों पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास में। लेकिन फ्यूचर में वो वाला पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे आप काम का स्टेटस बता रहे हैं वो तो फ्यूचर में होगा, लेकिन जहाँ पे काम शुरू हुआ है वो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ टाइम जो होता है, स्टार्टिंग ऑफ एक्शन जो है, वो आपका पॉइंट फ्यूचर में भी हो सकता है, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, वो पास्ट में भी हो सकता है। फिर इसको मैं एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त 12 ही बजे हुए और मैं खड़ा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब शाम के 4 बजे ना मैच जारी होगा। अब इसका मतलब है फ्यूचर का एक पॉइंट ऑफ टाइम है 4 बजे, जिसके ऊपर मैं काम का स्टेटस बता रहा हूँ कि काम जनाब आपका जारी होगा। अब वो काम शुरू कब होगा ये भी हो सकता है। मैं आपसे कहता हूँ जी 2 बजे मैच शुरू होगा, 2 बजे यानी अभी 12 बजे हैं, 2 बजे मैच शुरू होगा और 4 बजे जारी होगा। इसका मतलब है काम फ्यूचर में शुरू हुआ और 4 बजे वो जारी था। मैं ये भी कह सकता हूँ जी मैच शुरू हो गया है, यानी अभी मैच शुरू हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट 12 बजे, और 4 बजे जो मैच आपका जारी होगा। इसका मतलब है प्रेजेंट में काम शुरू हुआ और फ्यूचर में वो फलां टाइम के ऊपर जारी होगा। अच्छा, या दूसरी सिचुएशन ये होती है, मैं आपको कहूँगा कि जी शाम के 4 बजे मैच जो है ये जारी होगा और शुरू कब हुआ है जी, ये 9 बजे शुरू हुआ है, यानी अभी 12 बजे है, 9 बजे शुरू है। इट मीन्स पास्ट में काम शुरू हुआ और फ्यूचर में 4 बजे वो जारी होगा। तो बस बात यही है कि जो पॉइंट ऑफ टाइम है जिसपे आपने काम का स्टेटस बताना है वो फ्यूचर में होगा। स्टार्ट कहाँ से हुआ है वो फ्यूचर में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और पास्ट में भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट के लिए यही था इसमें मेन रूल। अब हम जो है इसमें, अच्छा इसमें एक और चीज़ कि काम मुकम्मल कब हुआ है या हुआ था या होगा, ये नहीं आपको पता चल सकता। इसमें जस्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप काम का स्टेटस ये बताएंगे कि काम जारी है या जारी था या जारी होगा। शुरू कब हुआ है ये भी आपको पता होगा, लेकिन ख़त्म कब होगा, कंप्लीट कब होगा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर कंप्लीशन का कॉन्सेप्ट आ जाए कि इतने बजे कंप्लीट होगा तो उसके लिए फिर परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। चलिए इसको आप कंपेयर कर लेते हैं। ही हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खत लिख रहा है। अब बताने वाला जिस वक्त बता रहा है उस वक्त काम का स्टेटस बताया जा रहा है कि काम, खत लिखने का काम जारी है और सुबह से जारी है। अब आ गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ही हैड बिन राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग फॉर 2 आवर्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ टाइम बताए हैं, एक 2 आवर्स का और एक आपका इवनिंग का। अब इवनिंग बेसिकली वो पॉइंट ऑफ टाइम है जिसके ऊपर काम का स्टेटस बताया जा रहा है कि जनाब फ़र्ज़ करें अभी मैं सुबह का टाइम खड़ा हूँ, पिछली रात की रूटीन बताई जा रही है कि जो शाम गुजर गई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि शाम को 2 घंटे से खत लिखा जा रहा था। अब इवनिंग क्या है, वो पॉइंट ऑफ टाइम है जिसके ऊपर हमने एक्शन का स्टेटस बता रहे हैं कि इस वक्त काम जारी था और कब से जारी था, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। और 2 आवर्स क्या है, ये वो टाइम है जो स्टार्टिंग टाइम है, यानी एक्शन स्टार्ट कब हुआ था, खत लिखने का काम शुरू कब हुआ था। और चूंकि एग्जैक्ट नहीं पता, ड्यूरेशन का कंसेप्ट है, इसलिए सिंस के बजाय हमने फॉर यूज़ किया है। तो ही हैड बिन राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग फॉर 2 आवर्स, वो शाम को 2 घंटे से खत लिख रहा था। अच्छा, अब सुबह का टाइम ये वहीं पे खड़ा हूँ। अब मैं पहले मैंने बताई है जो पिछली शाम गुजर गई है उसकी रूटीन, अब मैं जो आज शाम को आ रही है, जो आने वाली शाम है, उसकी रूटीन बताने लगा हूँ फ्यूचर में। तो उसमें ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग फॉर 2 आवर्स, वो शाम को 2 घंटे से खत लिख रहा होगा। अब इसमें भी ऐसे ही है कि एक शाम है, यानी ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है फ्यूचर का जहाँ पे मैं स्टेटस बता रहा हूँ काम का, खत लिखने का काम जारी होगा। और कब से जारी होगा, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। ले जी, ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। इसका कंपैरिजन देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में डिफरेंस सिर्फ ये आ रहा है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, वो कभी तो सब में ही है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड है और फ्यूचर में आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव है। बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर सेम है, कोई इसमें स्ट्रक्चर में चेंज नहीं है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका टेंसेस को कंपेयर करके समझने का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त